ये करप्शन जो है ना सारी हमारी अपने गंद की वजह से नहीं है, वेस्ट ने हमें इन आदतों में मुब्तला किया है। थाउजेंड्स में नंबर था ब्यूरोक्रेट्स का जो डुअल नेशनल है। ये हमारे यहाँ सबसे मेसनो किरदार जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी का है। इस सीरीज में जो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक महकमे या इदारे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियासत के इन सारे इदारों के लिए कर रहे हैं। जिसमें हमारा इसका स्ट्रक्चर है, इसको फसाद आलूद किया जा सकता है तो रियासत को भी फसाद आलूद किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक खुदाई राज की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता एपिसोड में खालिद साहब ने हमारे सामने एक ओवरव्यू रखा हिस्ट्री का, और वो ये था कि पहले 1000 इस्लाम का जो पहला 1000 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद वो उसमें जो है वो दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली जो है वो डिटीरियोरेशन आई है, ज़वाल आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तो अरूज थी, लेकिन उसके बाद फिर वो जो ज़वाल है वो यकदम नहीं आया बल्कि ग्रेजुअली आया। वो तकरीबन 1000 साल तक ये मुहीत है उस पर ये सफ़र। और जब वो इस्लाम अपने मुकम्मल ज़वाल पर, कह लें कि इंतहाई ज़वाल पर जब पहुंचा है, तो ये वो इरा है जहाँ पर फिर दुनिया के दो मुख्तलिफ़ खित्तों में रेनेसांस की मूवमेंट्स खड़ी हुई हैं, या कह लें कि उसका जो शोला है उसने वो पनपा है। एक तो था यूरोप, जहाँ गुज़श्ता 1000 साल से डार्क एजेस चली आ रही थी, तो वहाँ पर रेनेसांस मूवमेंट खड़ी हुई। और वो खालिद साहब ने कहा कि ये तो असल में वो शैतानी प्लान जो है, वो जो इस्लाम के मुकाबले एक मुकम्मल पैरेलल एक शैतानी निज़ाम चला आ रहा है हमेशा से, ये उसका जो है वो अहया था, उसकी अहया की तहरीक थी ये शुरू हुई, जो अपने नुक्ता अरूज को पहुँची फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद। लेकिन उसके साथ ही बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इस्लाम की नशत सानिया जो है उसका एक सूरज नए अंदाज से तलू हुआ है। और वो जो सूरज है, उस जो नशत सानिया का जो यहाँ पर सूरज तलू हुआ है, उसका जो है उसका भी खालिद साहब ने कहा कि जो फाइनल जो है कल्मिनेटिंग पॉइंट था वो था पाकिस्तान की तख्लीक। अब उसके बाद जब ये पाकिस्तान की तख्लीक हो गई तो शैतान को चूँकि अंदाज़ा था इस बात का, वो तारीख़ के सफ़र को देख रहा था, तो उसने ये देखते हुए कि ये मुल्क तख्लीक होने जा रहा है और इसके ये अल्लाह की स्कीम में इसके कोई पर्पसेस हैं जो यहाँ से काम लिया जाना है, उनको काउंटर करने के लिए उसने पहले से ही, इसकी तख्लीक से पहले ही यहाँ कुछ पेशबंदियाँ कर दी। और अपने जो उसके कह लें कि उसके जो एजेंट्स थे, कह लें उसके साथी थे, वो उसने यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट था, इसका जो सोशल स्ट्रक्चर था या इसका जो कह लें कि सोशल फैब्रिक था या स्टेट स्ट्रक्चर था, उसमें हर जगह पर अपने बंदे उसने शामिल किए। चाहे वो मजहबी तबका था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो जुडिशरी थी, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास थी, चाहे वो जागीरदार थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हमारी कह लें उसे, हर तबके के अंदर, हर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने अपने बंदे जो हैं वो दाखिल किए। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ है, तो उसमें फिर वो जो बंदे जो कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर में पहले से ही घुसा दिए थे, उन लोगों ने फिर जो पाकिस्तान, जिस पर्पज़ के तहत पाकिस्तान को तख्लीक किया गया था, उससे बिल्कुल 180 के एंगल पर पाकिस्तान का जो है सफ़र को मोड़ दिया या मोड़ने की कोशिश की। और ये सफ़र जो है ये मुसलसल 2022 तक चलता रहा, हमें नज़र आता है। तो ये एक मैंने तमहीद बांध दी आपके सामने एक ब्रीफ सी। तो अब हम खालिद साहब के पास चलते हैं, दोबारा थोड़ा सा इसको खोलते हैं, इस बहस को जो खालिद साहब ने थोड़ी इशारों में हमें बात की। खालिद साहब, आपने जो ये तमहीद पिछले प्रोग्राम में एक बांध दी थी, मैं जब उसको अप्लाई करने की फ़ेज़ में आता हूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो तख्लीक हो जाता है, और उसकी तख्लीक के बाद जो कुछ होता है यहाँ पर, यानी उस नज़रिए की सपोर्ट में या उसको उसकी डायरेक्शन में जो भी एफ़र्ट होती है, जो भी कोशिश हुई है, उसको हमेशा उस तबके की तरफ से काउंटर करने की कोशिश की गई है। इसमें एक बड़ी सिग्निफ़िकेंट जो चीज़ है वो तो सबसे पहली जो हमें नज़र आती है वो है कायद आज़म की शख्सियत। कि कायद आज़म जो है उनका एक पूरा एक स्ट्रगल है, पूरा एक उनका वो नैरेटिव है जो उन्होंने बिल्ड किया है, और उस नैरेटिव को बिल्कुल जाकर 180 पर चेंज करके फिर हमारे निसाबों में शामिल कर दिया गया।
वो क्या था जो कायद आज़म के साथ किया गया उनके इमेज के साथ, फिर साथ ही उनके एडजेसेंट लियाकत अली खान है। और मैं चाहूँगा कि आप ये थोड़ा सा ये जो कायद आज़म हैं लियाकत अली खान और उसके साथ जो 1956 तक का जो आइन है या 1958 तक जब तक कि मार्शल नहीं लग गया, ये जो टाइम पीरियड में जो कुछ हुआ है उस नज़रिए की तफवीज़ की खातिर या उसकी तरफ़ों की खातिर, उसकी तरक्की की खातिर और उसके एंटी जो कुछ हुआ है वो उसका एक खुलासा सा अगर आप हमारे सामने पेश कर दें तो। उसूली बात तो पिछली दफ़ा आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि चलें आप उसका इंतबाक भी अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा हम उसका नक्शा जो है ना वो खींचने की कोशिश करते हैं कि देखें ये चीज़ तो बिल्कुल सामने है। कायद आज़म का ये एक कह लीजिए कि उनके बारे में ये ख्याल या तासुर कि वो बहुत खरे इंसान थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, या आम आज जैसे हम सियासतदानों को देखते हैं कलाबाजियाँ खाते हैं, इस तरह का कोई कायद आज़म की तरफ उनके दुश्मनों ने भी ऐसी कोई चीज़ उनकी तरफ मंसूब नहीं की। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, जो दिल में है वो ज़बान पर है। तो अगर उन्होंने बार बार इस चीज़ का इरादा किया कि हम पाकिस्तान इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि दुनिया को इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मसावत की झलक दिखा सकें, तो जो 11 अगस्त की तकरीर जो एक मशहूर और मारूफ तकरीर है वो उसके साथ लगा नहीं खाती। तो अगर उनकी वो तकरीर है तो उसका कोई सियाको सबाक बिल्कुल ही और है, वो उनकी उस पूरी शख्सियत के साथ मैच नहीं करता। तो ये उसका रिकॉर्ड भी तो अवेलेबल कहीं नहीं है खास। ये एक अलग कहानी है, ठीक है। वैसे तो ये कहा जाता है ना मुताला पाकिस्तान में ये शामिल कर लिया गया, तो जो असल मुताला पाकिस्तान में वो होता यही है, जो बंदा खुद चोरी करता है ना वो दूसरे को देख रहा होता है ये क्या चोरी करेगा। तो जिन्होंने मुताला पाकिस्तान को खुद बिगाड़ा है ना वो समझते हैं कि जो मौजूद है वो भी बिगड़ा हुआ है। तो अभी कल की कहानी को क्या लिखेंगे, ये जो पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंग लड़ी है तो असली जो है ना मुताला पाकिस्तान सामने आ गया, तो वो सारा सच साबित हो गया दोबारा। सही बात है, मतलब हम 65 की जंगों के बारे में अपने बचपन में जो कुछ हमने पढ़ा, लेकिन जवानी के दौर में जो चेंजेस की गई हमारे करिकुलम्स के अंदर, उससे तो सारा कुछ लगता था कोई यार हमें झूठ पढ़ाया गया, धुंधला हो गया था वो सारा, बल्कि घेना गया था। तो ये दोबारा ताज़ा हो गया ना सारा, ताज़ा हो गया। तो मुताला पाकिस्तान में डंडी किसने मारी है? उन्होंने मारी जिन्होंने 11 अगस्त की तकरीर ईजाद की है। तो एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि कायद आज़म के ऊपर वो गोया एक पता नहीं कहते तो कहा तो ये जाता है कि बाद में किसी ने ना वो जस्टिस साहब थे मुनीर साहब, शायद उन्होंने वो कुछ लिख के तो उनकी तरफ मंसूब कर दिया था या किसी और ने लिख के कर दिया, वल्लाह आलम, हमें नहीं पता, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिलता। लियाकत अली खान शहीद हुए, 47 से लेकर 56 तक आइन नहीं बन सका है, तो कोई तो फोर्सेस थी ना। ये सिर्फ एक तरफ की नालायकी तो नहीं है, दूसरी तरफ की जो है ना वो कोशिशें। तो ये चीज़ें खालिद साहब, इवन कायद आज़म की जनवरी 1948 की तकरीर है, कानून पेशावर की है, जिसमें कायद आज़म ये कह रहे हैं कि मुझे पता चल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये इस्लाम के लिए नहीं बना ये मुल्क, तो मैं उनको बड़ा वाज़ेह अंदाज में बता देना चाहता हूँ कि ये इस्लाम के लिए बना है। तो अब इसका मतलब है वो चीज़ें हो रही थी, कायद आज़म को उस नैरेटिव को उनकी ज़िंदगी में ही काउंटर करने की कोशिशें हो रही थी, शुरू हो चुकी थी, जिनको उन्होंने बांपा और उसके हवाले से अपना जो है ना वो तबसरा करना या मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश, जैसे ये 11 अगस्त जैसी तकरीर कंस्ट्रक्ट करके तो पेश की गई। तो अब देखें ये चीज़ें अंबिया के साथ हुई हैं, अल्लाह की किताबों के साथ हुई हैं, तो कायद आज़म तो मतलब उनकी अगर तालीमात को मसक कर दिया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ के, लंबी कहानी हो गई, एक एक चीज़ को क्या मतलब वो अगर उस पूरे को जहन में रख लेना जो पिछली किस्त में हमने बयान किया था, उसको अप्लाई करने, वो टोपी जहाँ जहाँ फिट आ जाएगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या हुआ। मैं एक मिसाल से आपके सामने रखता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस, बल्कि उनको ट्राइकून का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाम वो भी नहीं लेते, हम भी नहीं लेते हैं, चलें। तो उनके बारे में ये ख्याल था जी, बल्कि उनके अपनी ज़बानी ये था, उन्होंने अपने एक वो बयान किया कि जी मेरा काम इसलिए हो जाता है कि मैं पहिया लगाता हूँ, अब मेरी फाइलों को पहिया लगा होते हैं। यहाँ कुछ लोग तरक्की पहिए मतलब इस तरह करते हैं जैसे पहिए नहीं पर लगे हों उनको, बिज़नेस में बहुत ऊपर चले जाएंगे, इतने जो है ना लाइक फाइक नहीं होंगे लेकिन ओहदों में बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो होता है ना। तो अब बस उसको एक मुख्तसर इस तरह समझ लीजिए। हाँ, अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये भी बहुत अब हमारे यहाँ जाके ये महदूद और यानी लिमिटेड मानों में इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ फ़ौज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट यानी रियासत के यूँ समझे एस्टेब्लिश्ड इदारों का नाम है, उसमें फ़ौज तो बहुत बाद में जाके आती है।
आपका जो है यानी आप क्या कहेंगे, मतलब मैं यूँ कहूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी मुल्क या रियासत एक जिस्म है तो इस्टेब्लिशमेंट उसके आज़ा व जवारे हैं, हाथ पाँव जैसे होते हैं या सर वो धड़ होता है, इस तरह की हैसियत होती है इस्टेब्लिशमेंट की। तो उसमें सबसे ऊपर आप किसे रखेंगे? मुकन्नना को रखेंगे, लेजिस्लेचर को रखेंगे, यानी पार्लियामेंट जो आपकी है, दोनों आवाम जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। ठीक है, फिर आएगा जनाब अदलिया जो बैलेंस करने के लिए होती है, उसके साथ आएगी इंतज़ामिया यानी हुकूमत। ये जितने मतलब हुकूमत देखें ना, वज़ीर आज़म है और उसके सारे नीचे जो भी महकमे हैं, ये सब स्टैब्लिशमेंट कहलाएंगे। इवन मतलब हमारी फौज जो है वो भी वो महकमे के तौर पर हुकूमत के अंदर एक महकमा, हुकूमत के एक महकमे के तौर पर आएगी। तो अब सिर्फ उसके लिए स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हमारे तसव्वुरात कितने जो है ना परवर्ट हो गए हुए हैं। तो ये सब मिल के स्टैब्लिशमेंट बनता है। तो कम अज़ कम हम इस सीरीज़ में जो स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक महकमे या इदारे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियासत के इन सारे इदारों के लिए कर रहे हैं, स्टैब्लिश्ड इदारों के लिए कर रहे हैं। वो पूरा स्ट्रक्चर जो है, स्टेट क्राफ्ट जो है, उसके लिए कर रहे हैं। तो अब देखें, जैसे होता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है और वो अगर सही हो जाए ना तो पूरा जिस्म सही रहता है, और वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। और सुन रखो, वो दिल है। इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में अंदर कहीं जैसे ये जो जिस्म है हमारा, इसका स्ट्रक्चर है, इसको फसाद आलूद किया जा सकता है, तो रियासत को भी फसाद आलूद किया जा सकता है। वो नज़र नहीं आएगा, मिस यूज़ किया जाएगा उसका। तो ये जो पहिए लगाने वाली सरकार होती है ना, और या पर लगाने वाली, तो ये वो लोग होते हैं कि दर हकीकत जो अपना एक अलग नेटवर्क बना लेते हैं, अंदर ही अंदर बना लेते हैं। और ये रियासत की रगों में, जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है ना, इस तरह ये रियासत की रगों में इनके उस नेटवर्क की वो हैसियत हो जाती है। तो ये फिर दाएं से भी अपना बंदा लेके आते हैं, बाएं से भी अपना बंदा ले आते हैं। ये फिर इनका आपस में एक बड़ा क्लोज रिलेशन बन जाता है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उससे वो पर लगते हैं और ऊपर जाते हैं। और इनको क्या चीज़ चाहिए होती है? रूल ऑफ लॉ इनको खलता है। जैसे शैतान को अल्लाह का जिक्र खलता है ना, जो आप जिक्र करें तो वो दिल में टिक नहीं सकता, इस तरह किसी भी रियासत में कानून की हुक्मरानी इस नेटवर्क को खलती है। इनके काम खुफिया होते हैं, इनके काम सारे जो है ना कालीन के नीचे के होते हैं, ये पीछे पीछे से मिले हुए होते हैं। मेरे हिसाब में असल डीप स्टेट ये होती है। ठीक है, अब ये डीप स्टेट यहाँ पे छोड़ के कौन गया था? बरतानिया। तो आप ये कहें ये बरतानवी एसेट्स हैं, ये बिजनेस में भी हैं, ये जागीरदार तो थे ही, ये उलमा में भी हैं, ये जो है ना शयूख में भी हैं, हर तरफ हैं, हर तरफ में। ब्यूरोक्रेसी में तो ब्यूरोक्रेट्स भी। अच्छा, ये हमारे यहाँ सबसे मेसना किरदार जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी का है। अभी वो ख्वाजा आसिफ ने कुछ खोलना शुरू किए हैं ना चीज़ें, तो वो तो मासूम से ही रहते हैं। मैं पिछले रिपोर्ट पढ़ रहा था, असल स्याही वो गोलते हैं। मतलब मेरा रिपोर्ट एक में देख रहा था कि क्या उसमें था नंबर, कोई थाउजेंड्स में नंबर था ब्यूरोक्रेट्स का जो डुअल नेशनल है। अब आपकी असेंबली में एक कानून साजी हो रही है, ठीक है, उसमें किसी ने एक पैराग्राफ या कहीं एक पे लाइन डाल दी, वो ख़त्म नबूवत पे ज़रब आ रही होगी। हमारे वो जो असेंबली में बैठे हुए अरकान है वो कहाँ इतनी बारीकी से पढ़ेंगे? ठीक है, वो इतना सा काम उसने कर दिया। इसी को वसवसा कहते हैं ना, थोड़ा सा डाल दिया उसमें अपना बीच में वो शीरा, और उसने वो सारी चीज़ को ही ख़राब कर दिया। हुक्मरानों को भी तब पता चलेगा। अब ये असल में तो जूं के मुकाबला चल रहा होता है दोनों तरफ, यहाँ रहमानी फोर्सेस भी हैं, तो वो किसी के कान में डाल देंगे, वो फिर उठ के अपनी किसी सियासी ज़रूरत के तहत उसके खिलाफ तकरीर कर देगा, जैसे वो पिछली एक असेंबली में शेख रशीद साहब ने की। ठीक है, तो इस तरह वो चीज़ें काउंटर हो रही होती हैं, डाली भी इस तरह जा रही होती हैं और काउंटर भी इस तरह हो रही होती हैं। तो ये यहाँ पे काम चलता रहा है। तो खैर आ जाए ना, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो एजेंडा चल रहा था ना, इसमें पाकिस्तान 2022 के बाद या 25 के बाद तो नहीं था, ठीक है ना, तो डिफ़ॉल्ट भी हो जाना था, फौज की डाउन साइजिंग भी हो जानी थी, डी न्यूक्लियराइजेशन भी हो जानी थी, सारा कुछ हो जाना था। जिस रफ्तार से जहाज़ नीचे आ रहा था, अचानक वो इंजन जो है ना चल पड़े। ये 2022 से एक वो मामला शुरू हुआ उल्टा, यानी उनके हिसाब से उल्टा। तो यहाँ ये जो 2022 के बाद हुआ है ना, ये किसी की प्लानिंग तो नहीं लगती। आलमी असबाब में जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक है, उसमें अमेरिका ने हमें छोड़ दिया था, इंडिया से जब हमें थ्रेट आई तो ज़ाहिर है हमारा एक इज्तिमाई लाशऊर भी है ना, वही रहमानी वाला,
उसने रिएक्ट किया है, हमें अपनी सर्वाइवल की पड़ी है। और उसमें जब हमने आगे पीछे देखा तो चाइना के अलावा हमें कुछ नहीं नज़र आया। और चाइना को यहाँ पे जो मसला पेश आया था वो करप्शन का आया था। वही पहिए जो लग जाते हैं, आप ऊपर से कुछ कर रहे होते हैं, नीचे से कुछ हो जाता है। और ये आदत डाली गई थी, वेस्ट ने हमें इन आदतों में मुब्तला किया है। ये करप्शन जो है ना, सारी हमारी अपनी गंद की वजह से नहीं है, इसको फजा से भी खुराक मिल रही थी। जो बाहर से फंडिंग आ रही थी वो लोगों पे तो नहीं खर्च हो रही थी ना, जिन जेबों में जा रही थी, क्या उनको पता नहीं था किन के पास जा रही है? तो वो ये करप्शन ही उनका मैनेजमेंट का तरीका, टूल था, जिसके जरिए से वो चाबी घुमा के काम लेते थे। हाँ भाई हमारा काम करना है, या फाइल निकालें, केस खुलवाएं। तो ये चल रहा था। तो इस दौर में फिर आके तो अब जब आप रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे तब कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ना यहाँ पे, तब कोई यहाँ पे सीपैक बनाएगा, तब कोई यहाँ पे आके कोई अपना जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी जान लगाएगा। मतलब आपने जो बात की अभी, चाइना जो है वो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चाहता है और ये करप्शन फ्री चाहता है सोसाइटी। बिल्कुल। तो इसीलिए सीपैक को हर बिजनेसमैन ये चाहे, जो बाहर से आके इन्वेस्ट करेगा वो ये नहीं चाहेगा। ये मतलब इमरान खान का जो इरा था, जो प्रोजेक्ट इमरान खान का जो हम कहते हैं कि जो इरा था, उसके अंदर एक ये भी था ना कि सीपैक को बंद किया गया। ये असल में ये देखें ना, आपने 12-13 में शुरू किया तो अब वो काउंटर तो होना था, क्योंकि जो लोग भी वो 80 साल से हलवा खा रहे थे या मज़े लूट रहे थे, तो वो तो आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, लिहाजा वो काउंटर आया। खास साहब ये इतने मौसर हो सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि जब 50s का इरा है, जब पाकिस्तान में एंटी कादियानी मूवमेंट चली है और वो इतनी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी कि एक दफ़ा तो उसने सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन सिस्टम में मौजूद वो ताकतें, उन्होंने मौलाना मौदूदी जैसे बंदे को फांसी दिलवा दी, की सज़ा सुना दी। ठीक। तो मतलब अब्दुल सत्तार न्याज़ी, अगर एक 9 साल बाद पाकिस्तान, 8 साल बाद 6, 3, 8, 9 साल बाद आइन बना, तो उसको भी 2 साल में फारिग कर दिया। और जिस तरह से वो मतलब जो 50s की जो जिस तरह से निज़ाम चलाया गया है, तो वो तो बताते हुए शर्म आती है कि यार ये ब्यूरोक्रेट्स ने और ये इन्होंने मिलकर कैसे चलाया, कैसे लोग मुसल्लत किए, कैसे लोग यहाँ पर रहे हैं और क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। वो जो गुलाम मोहम्मद साहब थे, गुलाम मोहम्मद साहब, मतलब उस 50s के अंदर कि ये इतने मौसर थे, तो उसके अगर 50 साल बाद हम जाकर देखते हैं, जब ये 9/11 हुआ है, 9/11 के पोस्ट 9/11 इरा है, उसके अंदर जो पाकिस्तान में एक नया रोशन ख्याली का बाब खुला है, वाह हुआ है बाब। और जो कुछ फिर यहाँ पर हुआ है, अच्छा इवन मुझे हवाला याद आ गया ज़ियाउल हक का, नरते हम उनका जो मतलब उनके ऊपर ये तो है ना कि एक इस्लामिक जो था उनका दौर था, बड़ा मजहबी रंग लिए हुए था। उसमें भी डॉक्टर इसरार साहब बयान करते हैं कि डॉक्टर इसरार साहब जो उनसे उन्होंने आइली कवानीन के ऊपर डॉक्टर इसरार ने उनसे कहा कि आप ये इसको बदलें ना, ये जो गैर इस्लामी है। तो उस पर ज़ियाउल हक ने भी कहा कि मैं ये औरतों को कैसे खामोश करूँगा, चुप कराऊँगा। तो ये तबका जो था, ये वो जो नेटवर्क जिसको आपने कहा, इतना मौसर था कि वो मर्द मोमिन, मर्द हक जैसा बंदा भी बेबस था इनके आगे। ये थोड़ी सी चीज़ें दोनों गड़बड़ हो गई हैं। अच्छा, मतलब एक तो वो ये जो है ना, एक यहाँ पे सोच है या ख्याल है जो लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, वो बाज़ लोगों की दयानतदाराना भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो उस नेटवर्क, ज़रूरी नहीं कि उस नेटवर्क का हिस्सा हूँ। हर बंदा बिकने के लिए नहीं तैयार होता, लेकिन इनडायरेक्टली तो हो सकता है ना, जैसे आपने वो बिल्ड किया था आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर जो मरकज़ गुरेज कुव्वत थी, जैसे इनडायरेक्टली हो सकता है, KPK में जो उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो बिके हुए लोग हों, ठीक है, उनको इस्तेमाल करने वाला कोई होगा, ज़रूर होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यानी जो एक ख़ास ख्याल पेश करें, हम ये नहीं कहेंगे कि वो लाजमी उस नेटवर्क का हिस्सा है। नेटवर्क अपने आप को पीछे रखता है, वो कभी सामने नहीं आता, वो बल्कि वो बड़े ओहदों पे भी जाना उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। वो ज़रा बादशाह गर होते हैं, बादशाह नहीं होते। लेकिन खास साहब, ये नेटवर्क जो है, ये इसको आपने कहा कि ये खुफिया रखता है अपने आप को पीछे, ये हम 50, 52, 53, 54 साल तो ये खुफिया ही रहा है। लेकिन ये पोस्ट 9/11 इरा जो है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये नेटवर्क खुलकर सामने असल में बुनियादी तौर पे ये नेटवर्क आलमी है। पाकिस्तान तो उसका यूँ समझिए ना, एक वलाया हो जो नहीं, यानी एक सूबा समझ लें उसका, बुनियादी तौर पे ये आलमी हुकूमत का नेटवर्क है, उसका ये पूरा स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक।
तो यहाँ पे चूंकि अवामी सतह पर उसके लिए कबूलियत नहीं थी तो वो पीछे रहा। 9/11 ने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है ना, और फिर उसमें जो ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीमिज़म पैदा हुआ, उस एक्सट्रीमिज़म ने जब दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार की तो अब वो दूसरे बयानिए के लिए मौका बना, जवाब बना, अपॉर्चुनिटी मिल गया। जैसे अभी जैसे आप देखते हैं ना कि ये जो भी एक फैशिज्म एक सियासी जमात की तरफ आया तो जवाबी एक 100% का रास्ता खुल गया। ठीक है, ये यही होता है ना यार, जवाब का वो जो हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो वो उस दहशतगर्दी के मुकाबले में फिर आपने तो वो पूरा एक नैरेटिव बनाना था ना, अपना बयानिया बना, उसमें मीडिया इस्तेमाल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो असल सोच है वो कहाँ से आ रही थी, ये तो वो बोलने वाले भी एंकर्स को तो नहीं पता ना। वो तो बस उन्हें 25 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने वो अपने तो ही हो सकता है समझ रहे होंगे यही ठीक है, इसी में फलाह है ये, और मौलवी हमें तबाह करेंगे। और सच्ची बात है, जो उस वक्त नैरेटिव आ रहा था मौलवियों का, तो वो तो तबाह करने वाला ही था, ये मौलवियों के नाम पर आ रहा था कहना चाहिए, या मज़हब के नाम पर आ रहा था। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आप समझे ना कि बात हम ये कर रहे थे कि वो शैतानी एजेंडा नाफिज कैसे होता है और उस रहमानी एजेंडे के मुकाबले में वो काउंटर कैसे करता है। तो ये पूरे 80 साल की पूरी तारीख है, ये ऐसे खुद ब खुद तो नहीं हो रहा, इसके पीछे प्लान है। और वो युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं। तो आपका वो राज जो है ना, वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो उस बढ़ाने वाला बढ़ाता है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वल्लाहु करिहल काफिरून, और वो जो करना चाहे उसे कोई रोक तो नहीं सकता। ये कश्मकश आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें वो जो आप बात बता रहे थे कि 9/11 के बाद तो जब वो खुल खेलने का मौका मिला ना, तो वो उसका एक पहलू वो है कि वो खुल खेले, उसका दूसरा पहलू क्या है, वो एक्सपोज हुए। इससे पहले वो छुप के जो वार कर रहे थे अब खुल के करना शुरू हो गए। और ख़ास तौर पे 2022 के बाद जब उन्हें देखा कि भाई ये तो जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया था, तो ये बीच में जो है ना ये नई रजीम टपक पड़ी है, रजीम चेंज उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ना। हाँ जी, ठीक है, तो नई रजीम आ गई है, तो ये तो हमारे सारा बिल्कुल ही जो है ना वो जैसे याजूज माजूज की दीवार का सुराख होने ही वाला था कि ये क्या मुसीबत आ गई। अब वो जो है ना डेस्परेशन में बहुत सारे ऐसे काम हुए, एक के बाद दूसरा एक्सपोज होता चला गया। अब कुछ ही छुपा रह गया होगा मेरा ख्याल है, सब कुछ खुल गया और चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब अब छुपाई जा नहीं सकती। खान साहब, ये क्या क्या खुल गया है, ये जो क्या क्या खुल गया, ये हम आपसे खुलवाते हैं अपनी अगली एपिसोड में। और तो खुलवाए ना, वो कोई फ़ायदा नहीं, पर इतना काफ़ी है। तो ये जो 2011 के बाद ऑनवर्ड ये जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ है, वो जो पोस्ट 9/11 जो मुशर्रफ का इरा था, उसके बाद जो था उसमें ये जो कुव्वतें थी, ये स्टेट क्राफ्ट के अंदर या स्टेट स्ट्रक्चर में हर जगह पर ठीक है सरफेस पर आ गई थी, लेकिन उनको अवामी जो है वो मकबूलियत नहीं थी हासिल, कबूलियत अवामी कबूलियत। ये इसको कैसे, वो जो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें अवामी कबूलियत दिलवाई गई और उसको लोगों को एक दजल में मुब्तला किया गया, वो भी एक अहम डिबेट है जो कि करने वाली है। और किस तरह से फिर वो जब तक वो डिबेट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि इनकी फ्रस्ट्रेशन 2022 में कि वो फ्रस्ट्रेशन जो हमें नज़र आती है वो क्यों हुई। ठीक, तो नाज़रीन, आज तक हमारी ये जो एपिसोड है इसका यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से हम अपने कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।